जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो इस इवेंट के लिए, ये ऑर्गेनाइज करने के लिए, और सभी को आपके यहाँ जितने भी मैं देख पा रहा हूँ आप सबों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय की ये सदैव है कि हम अपने वरिष्ठ कवि, वक्ता, विद्वान, विचारक को समय समय पर बुलाकर अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने शरणार्थियों के लिए कुछ नई बातें, कुछ नई जानकारी साझा करें। और हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर रसाल सर का ये हमेशा कथन है कि कुछ नया सृजनात्मक हो, जिससे कि जम्मू से अगर साहित्यिक चेतना का विकास हो तो हम कहीं न कहीं अपने उस पुरानी परंपरा को फिर से यहाँ पर ला पाएंगे जो अभिनव गुप्त और काव्य शास्त्रीय जीवन में रही है। बहरहाल मैं भगत सिंह से मुलाकात कार्यक्रम में अपने वक्ता आदरणीय प्रदीप देशवाल जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपने विभाग के अध्यक्ष, हमारे सहयोगी अध्यापकगण, विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, शोधार्थी और अन्य सभी जो उपस्थित हैं, सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साहित्य में भगत सिंह का जो कालखंड है, उसी बरस में साहित्य में भी राष्ट्र गीत, राष्ट्र जो है राष्ट्रीय चेतना पे बहुत से काम हो रहे थे। 1857 से लेकर 1945 का कालखंड साहित्यिक रूप से, राजनैतिक रूप से, क्रांतिकारी चेतना, तमाम विषयों को समेटे हुए हम लोग आगे ब्रिटानिया हुकूमत के मुक्ति से कोशिश कर रहे थे। इसी कड़ी में आज हम अपने ऐसे जो है कि क्रांतिकारी व्यक्तित्व, जिनके आज दम पे आज हम लोग स्वतंत्र हैं और आज जो है खुले मन से बोल पा रहे हैं, ऐसे हमारे शहीद भगत सिंह जी को हम लोग आज याद करेंगे। और अध्यक्ष जी ने कहा कि बिना, बड़ा अच्छा एक नाम है, सुझाव में रख लो। उनका कि सर बताएं, कि भगत सिंह से मुलाकात। हमने एक बार सोचा कि ये कैसा जो है मुलाकात होगा, लेकिन सर का जो उस पे चर्चाएं हुई और जो बताएं, इतना बड़ा फलक सामने आया। तो सर ऐसे कार्यक्रम के जो है संयोजन के लिए सर आपको अभी से धन्यवाद। और समय ज्यादा न लेते हुए मैं अपने अध्यक्ष प्रोफेसर रसाल सर से अनुरोध करूंगा कि सर के बारे में परिचय देते हुए सर औपचारिक जो है स्वागत करें। आदरणीय रसाल। नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और विशेष रूप से मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के हमारे अतिथि वक्ता श्री प्रदीप देशवाल जी का, कि उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। हम चाहते थे कि वो यहाँ आकर के हमारा छात्रों का उद्बोधन करें, मार्गदर्शन करें, उन्हें प्रेरित करें, लेकिन तत्काल करने के लिए अभी उनकी इस तरह की व्यस्तता है कि तत्काल वो नहीं आ सकते थे। तो ऐसा परीक्षाओं के बाद छुट्टियां भी होने वाली हैं और ये कार्यक्रम अभी इसलिए करना चाहते थे कि मई के महीने में शहीद आजम भगत सिंह के जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, तो उन घटनाओं को भी एक तरह से छात्रों की चेतना में पुनर्जागृत करने के लिए ये कार्यक्रम मई में करने की योजना हमने बनाई। मैं श्री प्रदीप देशवाल जी को बताना चाहूंगा कि हमारा हिंदी विभाग रचना से मुलाकात एक कार्यक्रम श्रृंखला चलाता है। उसमें किसी महत्वपूर्ण रचनाकार को बुला करके उनकी रचनाओं का पाठ होता है और फिर उन रचनाओं के ऊपर चर्चा होती है। तो उसी श्रृंखला में हमने थोड़ा सा कार्यक्रम के स्वरूप को परिवर्तित करते हुए रचना से मुलाकात की जगह भगत सिंह से मुलाकात ये कार्यक्रम रखा है। और हमारी समझ ये रही है कि आज जब हम देख रहे हैं कि हमारा जो नौजवान पीढ़ी है उसके रोल मॉडल्स रणवीर सिंह और रणबीर कपूर होते जा रहे हैं, जबकि होने चाहिए
शहीद भगत सिंह जैसे लोग हमारे रोल मॉडल, ये जो सामाजिक राजनीतिक जीवन में जो विचलन दिखाई पड़ रहा है, उसकी वजह भी, एक बड़ी वजह यह है कि हमारे रोल मॉडल बदलते जा रहे। तो ये जो आज का कार्यक्रम है भगत सिंह से मुलाकात, इस तरह के आयोजनों की, इस तरह के कार्यक्रमों की जो उपयोगिता है, जो महत्ता है, वो इसीलिए है कि भगत सिंह के जीवन से, उन्होंने जो कुछ भी किया और उनके विचारों से, उनका जीवन और चिंतन दोनों से अगर नौजवान पीढ़ी कुछ भी सीख पाती है तो वो इस कार्यक्रम की एक सार्थकता, एक बड़ी उपलब्धि होगी। तो हम एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना चाहते थे जिससे हमारे छात्र छात्राएं भगत सिंह के जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं को जान सकें जो अभी तक उनसे वो परिचित नहीं रहे हैं। मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय के कई मित्रों ने श्री प्रदीप देशवाल जी के बारे में बताया कि वो पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन उन्होंने भारत का जो स्वाधीनता आंदोलन है, खासकर जो क्रांतिकारी आंदोलन है, उसके लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। वे राष्ट्र वंदना नाम से एक चैनल चलाते हैं और उस राष्ट्र वंदना चैनल के आप जाकर के गूगल सर्च करेंगे और उस पर विजिट करेंगे, उसको सुनेंगे। मैंने भी किया। जब मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय के मित्रों से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया, तो मैंने देखा कि उसमें कितनी ज्यादा उपयोगी, कितनी ज्यादा प्रेरक और कितनी ज्यादा नई जानकारियां हैं। तो जरूर उस राष्ट्रवंदना चैनल पर जाकर के कोई लेक्चर, कोई इस पर आप लोगों को भी सुनना चाहिए। तो उसी कड़ी में मुझे लगा कि जिस व्यक्ति ने एक मिशन की तरह इस चीज के लिए, और वो कोई उनका प्रोफेशन नहीं है, जैसे टीचिंग हमारा क्या है, एक काम है, हमें करना ही है, लेकिन ये उनका काम नहीं है, इसमें उनकी रुचि है और इस मिशन के लिए वो भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए हैं, इसलिए वो ये काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि जो व्यक्ति स्वाधीनता आंदोलन से इस तरह से जुड़ा हुआ है वो खुद भी अपने आप में प्रेरक है, वो भी हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकता है। और जिन लोगों के बारे में वो बता रहे हैं, जिन क्रांतिकारियों के वो बारे में वो बता रहे हैं, वो सब तो हमारे लिए प्रेरणास्पद हैं ही। तो इसी पृष्ठभूमि के साथ ये कार्यक्रम की योजना बनी। और भगत सिंह को जानना समझना इसलिए भी जरूरी है कि हम सब में से ऐसी, हम लोग सुनते रहते हैं कि भगत सिंह हो, भगत सिंह हो, सब चाहते हैं कि भगत सिंह हो, लेकिन भगत सिंह हमारे घर में ना हो, कहाँ हो, हमारे पड़ोसी के घर में हो। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां भगत सिंह ना हो, वो क्या हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मजिस्ट्रेट हो, कलेक्टर हो, वो इस प्रकार के साहिब बने, राय बहादुर बने। लेकिन भगत सिंह का पूरा जीवन और चिंतन, ये जो साहिब बनने की प्रक्रिया है, उसका ही एक तरह से उसको निरस्त करता है, उसको खारिज करता है कि वो सब बिना बने हुए उससे बड़ा भी बना जा सकता है। तो ये जो एक वैकल्पिक जीवन दृष्टि होती है, वो भगत सिंह ने हम सबको दी। इसी पृष्ठभूमि में ये कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, एक मिशनरी व्यक्तित्व श्री प्रदीप देशवाल जी का मैं आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कार्यक्रम के शुरुआत से पहले मैं चाहता हूं कि हमारे विभाग के शोधार्थी दीप अमन, जो कि चंद्रशेखर आजाद जी पे और शहीद भगत सिंह पे अपनी जो है काव्य रचनाएं लेकर प्रस्तुत हैं, तो मैं आप चाहूंगा कि आप भगत सिंह पे अपनी काव्य पाठ करें और उसके बाद हम लोग अपने मुख्य जो है वक्ता को सुनेंगे। तो आशीर्वाद सर, मैं अपने मुख्य वक्ता से भी अनुरोध करूंगा कि हमारे विद्यार्थी को आशीर्वाद दें सर। आप भी सुने सर। मेरी शुभकामनाएं, हृदय से शुभकामनाएं हैं। आप काव्य पाठ कीजिए, बहुत मन लगा के सुनूंगा मैं भी आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं आज के इस कार्यक्रम के संयोजक अपने विभागाध्यक्ष आदरणीय रताल सर को, विनय सर को और अपने सभी प्राध्यापक गणों को कि एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम से हमें परिचित कराने का अवसर प्रदान किया, एक महत्वपूर्ण वक्ता से और क्रांति के नायक सरदार भगत सिंह जी से परिचित कराने का एक अवसर मिला। इसके लिए मैं आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं भगत सिंह के जीवन से। सर, मैं एक खंड काव्य रच रहा हूं भगत सिंह के जीवन पर केंद्रित,
बहुत लेकिन सुंदर। उसकी विशेषता यह है कि इस पूरे खंड काव्य में भगत सिंह की आत्म अभिव्यक्ति है। इसमें मैं कहीं नहीं बोल रहा हूँ, खुद भगत सिंह बोल रहे हैं और वो अपनी स्मृतियों को ताजा करते हुए चलते हैं। जी तो जी एक घटना है, शुरुआत करता हूं। जब भगत सिंह खेतों में जाते हैं और उनके पिताजी उनसे पूछते हैं कि बेटा तू क्या कर रहा है, तो भगत सिंह का उत्तर होता है बंदूकें बो रहा हूं। लेकिन उस बंदूकें बोने के पीछे का जो मनोविज्ञान उनका क्या रहा होगा, कई कुछ ना कुछ प्रश्न उनके मन में आए रहे होंगे। उस घटना को शब्द चित्र देने का प्रयास करता हूं। मानता हूं कि ये शब्द भले ही मेरे हो, लेकिन भाव कहीं ना कहीं आदरणीय सर के रहे होंगे और मैं सर के भावों को ही अपने शब्दों से व्यक्त करना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत। कि भगत सिंह के मन में जब प्रश्न आए तो वो क्या कहते हैं कि कौन आया देख यह सब ख्याल एक मेरे मन में, कौन आया देख यह सब ख्याल एक मेरे मन में, एक बीज से बना वृक्ष है कितने बीज छिपाए तन में, इसमें जब उत्पादन होगा उनमें कितने बीज बनेंगे, उन बीजों से इनके जैसे कितने सारे पेड़ तनेंगे और श्रृंखला इस क्रम में आगे बढ़ती ही जाएगी। इसी तरह से फिर आगे की हरियाली मुस्काएगी। इसी ख्याल में डूबा मेरा मन जाने की ओर भटकता, पहुंचा पीछे कुछ पल खातिर देश प्रेम में रहा अटकता। गणाक्षरी माध्यम से 4 पंक्तियां और कहना चाहता हूं सर के हवाले से। जी जी स्वागत। ये जो शीश ना रखा होगर, प्रेयसी ने कांधों पे जो शीश ना रखा होगर, सावन की बूंद है सुहानी किस काम की, रात के अंधेरों में ये साए साथ छोड़ दे जो, मिलने ना आए तो दीवानी किस काम की, और नीति ना प्रधान हो व शब्द ना निदान हो, बिना संदेश कहानी किस काम की, देश ना धड़कता हो जिनके दिलों में घर, तुम ही बताओ वो जवानी किस काम की। बहुत सुंदर। तुम ही बताओ वो जवानी किस काम की। और 4 पंक्तियां भगत सिंह को यहाँ पर रखते हुए मैं कहना चाहता हूँ, भगत सिंह जैसा वैचारिक व्यक्ति जो नेशनल कॉलेज का गोल्ड मेडलिस्ट, लेकिन उसको स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में क्यों उतरना पड़ा, मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूँ। वो भी चाहता तो आराम से अपने जीवन को गुजार सकता था, लेकिन उसको क्यों स्वतंत्रता के आंदोलन में उतरना पड़ा। वो कहता है कि मेरा किसी युद्ध या की हिंसा का इरादा नहीं, मेरा किसी युद्ध या की हिंसा का इरादा नहीं, मन को अशांत किया किंतु सरकार ने, खुद के ताबूत में ही ठोक कर कील तब खुशियां मनाई यारो किंतु सरकार ने, और चाहते तो प्रश्न हल शांति से ही कर लेती, हिंसा की जलाई चाल किंतु सरकार ने, हम भी चाहते थे यारो पढ़ना व लिखना, हमको बनाया बाकी किंतु सरकार ने। बहुत सुंदर। हमको बनाया बाकी किंतु सरकार ने। और 4 पंक्तियां और कहना चाहता हूं। जब 23 वर्ष का नौजवान जिस उम्र में हमारा युवा कहीं ना कहीं प्रेयसी के बालों और गालों पर मरता है, तो वो क्या कहना चाहता है कि हम में जवानी वाला जोश भी उफान में था, हम में जवानी वाला जोश भी उफान में था, चाहते तो प्रेयसी पे मर सकते थे हम, और चाहते तो गोरे से कपड़ों बीच अपने अधर को भी धर सकते थे हम, और ब्याह ना होता यदि देश को स्वतंत्रता से, मृग नयनी से ब्याह कर सकते थे हम, किंतु कोई ऐसे में हमको बताए भला दूसरी जिंदगी को कैसे मर सकते थे हम, किंतु कोई ऐसे में। और बहुत छोटी सी जो मूल है पूरे काव्य पाठ का, बस उसको कह के अपनी बात को विराम देता हूँ। स्वागत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत 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 अच्छे पढ़े आप। थोड़ा सा मन में कसक ये रही कि बीच बीच में नेटवर्क की दिक्कत हुई और कभी कभी आवाज़ टूट रही थी इस नेटवर्क के कारण, पर बहुत सुंदर आप पढ़े, जितना मैं समझ पाया, जितना सुन पाया, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत बधाई आपको, और ये काव्य यात्रा आपकी फले फूले, बहुत आगे जाएं आप। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बस बहुत छोटी सी बस अतुकांत है, उसी खंड काव्य का ही अंश है, लेकिन मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि जब भगत सिंह क्रांति का मार्ग चुनने जाते हैं तो उनके मन में कई सारे प्रश्न आते होंगे।
तो क्या क्या कल्पनाएं उन्होंने की होंगी, क्योंकि एकाएक कोई भी परिवर्तन नहीं होता जी। और उस परिवर्तन के पीछे के जो विचार हैं उनके, तो उस रात में कहीं ना कहीं वो बिस्तर पर करवटें बदल रहे होंगे और क्या क्या उनके साथ हुआ होगा, और उस उन करवटें बदलने के दौरान उनके मन में क्या क्या विचार आए होंगे, बस उसी भावभूमि को यहाँ पर मैं दर्शाना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि भगत सिंह ने क्या कहा होगा कि ज्यों शिवा प्रताप राणा हो गए यशकाय हैं, कि ज्यों शिवा प्रताप राणा हो गए यशकाय हैं, मैं भगत सिंह एक दिन वैसा ही यशकाई बनूंगा, सूर्य आजादी का देखूंगा कि बंद आंखें रहेंगी, यह नहीं मैं जानता हूं, हाँ मगर यह जानता कि जब आजादी का चमकेगा दिनकर, पंछी सारे उल्लासित होकर गाएंगे, होंगे विकसित पंकज खूब तड़ागों में, भंवरे हंसकर फूलों पर मंडराएंगे, कितना सुंदर दिन होगा वह मानवजन, कितना सुंदर दिन होगा जब वह मानवजन हो निर्द्वंद धरा पर जश्न मनाएंगे, भयहीन बनेगी उस दिन अपनी हिंद धरा जब सब मिलकर आजादी पर्व मनाएंगे, भयहीन बनेगी उस दिन अपनी हिंद धरा जब सब मिलकर आजादी पर्व मनाएंगे, सौभाग्य रहा यदि बच पाया इस दुनिया में तो मेरी दो आंखों से ज्यादा खुशियां कौन निहारेगा, सौभाग्य रहा यदि बच पाया इस दुनिया में तो मेरी दो आंखों से ज्यादा खुशियां कौन निहारेगा, देखेगा दुनिया का एक एक बच्चा भी जब यह भगत सिंह जय हिंदुस्तान उचारेगा, देखेगा दुनिया का एक एक बच्चा भी जब यह भगत सिंह जय हिंदुस्तान उचारेगा। अगर नहीं बच पाया तो क्या, अगर नहीं बच पाया तो क्या मैं बस सरफरोश कहलाऊंगा, कितने ही इतिहास उठाकर हमने देखे, गाते हैं सब गाथाएं बस उनकी ही जो कर देते बलिदान स्वयं का वेदी पर, इतिहासों के पृष्ठों पर मैं भी शायद छप जाऊंगा एक दिवस उनके जैसा, और नहीं तो कम से कम तब याद रहूंगा, फहराएगा स्वाभिमान जब भारत का कि हो सकता है कुछ ऐसा मैं कर जाऊं कि भारत की भावी माताएं ढूंढेंगी भगत सिंह निजरायों में, और कोटियों भगत सिंह जब धरती पर होकर निर्द्वंद विहारेंगे, कैसे कोई वार करेगा स्वाभिमान पर भारत के, कैसे कोई वार करेगा स्वाभिमान पर भारत के। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा। अब इस पे सर का आशीर्वाद सभी लोगों का मिल ही रहा है। आपके स्वागत के लिए एक बार और तालियां। उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक कार्यक्रम में हम लोग जिनको सुनना चाह रहे हैं, आदरणीय बड़े भाई प्रदीप देशवाल सर से अनुरोध है कि आप जो है हम लोगों को कुछ बताएं, कुछ सिखाएं। आदरणीय प्रदीप देशवाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज 24 मई है और ये कार्यक्रम आपने रखा भगत सिंह से मुलाकात। आदरणीय प्रोफेसर रसाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत मैं इस आयोजन के लिए, इस कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आपकी पूरी टीम को, सभी शोधार्थी और सभी जितने आचार्य आपके साथ हैं, डॉक्टर विनय और बाकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं अपनी बात शुरू करूं तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आज 24 मई है, आज एक और क्रांतिवीर का जन्मदिन है और वो है शहीद करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा को भगत सिंह अपना गुरु भी मानते थे, उनकी फोटो अपने जेब में रखते थे। तो आज इस कार्यक्रम के इस मंच से हम अपने श्रद्धा सुमन करतार सिंह सराभा को भी अर्पित करते हैं। और यूं तो ये महीना मई का, इसमें देखिए कुछ दिन पहले 8 मई गई, आप सबों ने सुना पढ़ा होगा, चापेकर बंधु 3 भाई इस देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए थे। उनमें जो सबसे छोटे थे वासुदेव चापेकर, 8 मई को उनका बलिदान दिवस था। और उनके साथ साथ 8 मई को एक तरफ वासुदेव चापेकर का बलिदान दिवस था, वहीं दिल्ली में 8 मई को ही मास्टर अमीर चंद अवध बिहारी और बाल मुकुंद को फांसी दी गई थी। आप लोगों ने वो भी पढ़ा होगा, जब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। 4 लोगों को फांसी हुई थी, जिनमें से 3 को आज 8 मई के दिन ही हुई थी, और एक इनके साथी थे बसंत कुमार विश्वास, उनको 9 मई को हुई थी। 14 मई गई बैकुंठ शुक्ल का बलिदान दिवस था,
वैकुंठ शुक्ल वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने फणींद्रनाथ घोष का वध करके धरा से वो बोझ कम किया था। फणींद्रनाथ घोष भगत सिंह के साथी थे और इनके खिलाफ गवाही दी थी। 17 मई गई महावीर सिंह का बलिदान दिवस था। ये भी भगत सिंह के साथी थे और इनको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में आजीवन कारावास हुआ था। काला पानी में भूख हड़ताल करते हुए 17 मई को ये शहीद हुए। 28 मई आने वाला है, 4 दिन बाद, वो भगवती चरण वोहरा का बलिदान दिवस है। ये भी भगत सिंह के वो साथी थे जो भगत सिंह को जेल से छुड़ाने के लिए जिस बम का निर्माण किया था उसका परीक्षण करते हुए लाहौर में शहीद हुए थे 28 मई 1930 को। तो और भी बहुत सारे जिनके नाम हमको याद भी नहीं है, मालूम नहीं है, और हैं भी तो कितनों के नाम ले पाएंगे, समय की सीमा है, मर्यादा है। तो सभी जाने अनजाने शहीदों को जो इस देश की आज़ादी के लिए मर मिटे, उनको नमन करते हुए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। जी सर, स्वागत सर। आपने विषय लिया भगत सिंह से मुलाकात, बहुत सुंदर विषय है। और प्रोफेसर साहब, आपने कुछ देर पहले कहा कि हम भगत सिंह से प्यार तो करते हैं, हम मुलाकात भी करना चाहते हैं, पर अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे घर ना जन्म लें, भगत सिंह पड़ोसी के घर जन्म लें। ये बात भी सही, 16 आना सही है, बिल्कुल सच आपने कहा, क्योंकि भगत सिंह बनने के लिए बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं, बड़ा त्याग करना पड़ता है, बड़ा बलिदान करना पड़ता है, और उसके लिए हम अक्सर तैयार नहीं हुआ करते हैं। पर यह भी सच है कि 91 साल हो गए भगत सिंह के बलिदान को, और भगत सिंह से मिलने की चाहत इस देश के लोगों में कम नहीं हुई। ये लोकप्रियता उनके जीवन काल से यूं ही बराबर बनी हुई है। अभी आज आपके एक युवा शोधार्थी भगत सिंह पर खंड काव्य लिख रहे हैं, इतना सुंदर काव्य पाठ उन्होंने किया, तो इनके दिल में भी, इनके सीने में भी भगत सिंह बसते हैं। और इन्हीं की तरह जो कविता के रूप में नहीं अपनी बात कह पाते या जो मंच से नहीं भी बोल पाते, कोटि कोटि लोग ऐसे हैं आज भी भगत सिंह से प्यार करते हैं, मुलाकात करते हैं और मुलाकात करना चाहते हैं। देखिए, भगत सिंह के जीवन काल में ही उनकी लोकप्रियता का आलम क्या था, और 23 साल की उम्र में चले भी गए वो इस दुनिया से। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी, आप पढ़ें, उसके पेज 175 पे इस चीज को स्वीकार किया। वो लिखते हैं कि वो जमाना था जब भगत सिंह की लोकप्रियता पंजाब के हर गांव में, हर शहर में आसमान छू रही थी, और पूरे उत्तर भारत में शायद थोड़ी उससे कम भी हो, लेकिन उनकी लोकप्रियता अद्भुत थी और अनेकों अनेक गीत उनके ऊपर लिखे गए थे। ऐसे ही डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया लिखते हैं, कांग्रेस का इतिहास लिखा, इतने बड़े नेता थे वो कांग्रेस के। वो लिखते हैं, उन्होंने 3 खंडों में कांग्रेस का इतिहास लिखा था। खंड 1 पृष्ठ 420 पे आप देखेंगे, वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये वो समय था जब भगत सिंह की लोकप्रियता पूरे भारत में महात्मा गांधी के समकक्ष थी, कहीं कम नहीं थी। और ये दोनों लोग क्रांतिकारी विचारधारा के तो नहीं थे, फिर भी इस बात को स्वीकार करते हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि अपने जीवन काल में ही भगत सिंह लोकप्रियता के चरम पर पहुंच गए थे, और वो कम नहीं हुआ सिलसिला। अनेक किताबें लिखी गई, 400 से ज्यादा पुस्तकें लिखी गई भगत सिंह के जीवन पर। पहली तो उनके बलिदान के कुछ महीनों में ही आ गई थी, साथी क्रांतिकारी जितेंद्र नाथ सान्याल ने लिखी थी। और बड़ी मजेदार बात है कि जितेंद्र नाथ सान्याल लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में सह अभियुक्त थे, वहां वो बरी हो गए थे, उनके ऊपर कोई चार्जेस प्रूव ना हो सके, लेकिन ये किताब भगत सिंह पे लिखी, इसके लिए 2 साल की सजा हो गई थी उसी साल। कितनी फिल्में भगत सिंह पर बनी, आप लोगों ने भी देखी भी होंगी कई सारी फिल्में। तो कोई बता सकता है कि सबसे पहली फिल्म भगत सिंह पर कब बनी थी, कौन थे उस फिल्म में? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, अगर ध्यान हो, किसी को स्मरण हो। मैं सर सन तो एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन दिलीप कुमार ने उसमें अभिनय किया था। मित्र दिलीप कुमार ने जो अभिनय किया था वो फिल्म शहीद, नाम शहीद था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन भगत सिंह के जीवन पर नहीं थी वो। भगत सिंह के जीवन पर पहली फिल्म बनी 1954 में, और इसमें भगत सिंह का जो पात्र है वो जिया था प्रेम अदीब ने। वो एक एक्टर थे, अपने टाइम के बड़े बड़े एक्टर हुआ करते थे,
और दूसरी फिल्म आई 1963 में, इस बार भगत सिंह बने थे शम्मी कपूर। तीसरी फिल्म आई 1965 में, इस बार भगत सिंह बने मनोज कुमार। चौथी फिल्म आई 1974 में, इसमें सुनील दत्त के छोटे भाई सोमदत्त भगत सिंह बने। 2002 में 3 फिल्में आई, वो तो आप में तकरीबन इस पीढ़ी की फिल्में हैं तो सबों ने देखी होंगी। अजय देवगन थे एक में, बॉबी देओल थे दूसरी में, और तीसरे में सोनू सूद थे। तो निरंतर फिल्में भी बनती रहीं, किताबें निरंतर लिखी जाती रहीं, और खंड काव्य भगत सिंह पर लिखे जाते रहे समय समय पर। आज भी आप देखते हैं शहर में जब निकलते हैं हम, तो कारों के पीछे स्टिकर्स मिलते हैं, बाइक्स के पीछे स्टिकर्स मिलते हैं, फोटो मिलते हैं भगत सिंह के। और एक चीज मैं आपको और ध्यान दिलाऊं, शायद कुछ को मालूम हो कुछ को नहीं भी मालूम हो, कि 2008 में इंडिया टुडे मैगजीन ने एक सर्वे किया था महानतम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय का, और उसके बाद का जो भी समय रहा उसमें महानतम भारतीय कौन था, इसका सर्वे किया इंडिया टुडे मैगजीन ने। हालांकि ऐसे सर्वे को मैं ये कहूं कि हाँ जी ऐसा सर्वे हुआ और इसका जो रिजल्ट है वो पूरी तरह प्रमाणिक है और यही अंतिम सत्य है, मैं ऐसा तो नहीं दावा करूंगा। लेकिन फिर भी इस देश की जनता का भाव क्या है, लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, उसका एक मोटा मोटा कम से कम हम इशारा तो समझ ही सकते हैं। वो सर्वे इंडिया टुडे की वेबसाइट पर आज भी अवेलेबल है। इस कार्यक्रम के बाद आप में से जिनकी रुचि हो वो देख सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि 23 साल का वो नौजवान भगत सिंह 37% वोट के साथ ग्रेटेस्ट इंडियन चुना गया था उस सर्वे में। जिस सर्वे में महात्मा गांधी भी हैं, जिस सर्वे में नेताजी सुभाष भी हैं, जिस सर्वे में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हैं, जिस सर्वे में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हैं, इन सबों का इस देश के आज़ादी में और आज़ादी के बाद जो रहे उस भारत के सृजन में, निर्माण में बहुत बड़ा काम सबने किया। लेकिन इन सब के रहते हुए इस देश के लोग जब महानतम भारतीय की बात आती है तो 37% वोट के साथ भगत सिंह को चुनते हैं। आप सोचिए, एक कोई खिलाड़ी है, अगर हम आज की भाषा में इसको समझें, उसको क्रिकेट का एक टेस्ट मैच खेलने का मौका मिलता है और उसके बाद वो कहीं चला जाता है और कुछ साल के बाद लोग ये मानने लगे कि ये तो भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट खिलाड़ी था। तो उस एक मैच में उसने ऐसा क्या अद्भुत अलग कर दिया होगा कि उसके बाद लोग सचिन तेंदुलकर को भी भूल जाएंगे, विराट कोहली को भी भूल जाएंगे, कपिल देव, सुनील गावस्कर को भी भूल जाएंगे। उस 23 साल की उम्र में ऐसा क्या कर गया था वो व्यक्ति। और अगर बात वैचारिक परिपक्वता की हो तो ये तो उस पौधे के ऊपर कौंपलें शुरू होती हैं इस उम्र में, तो और 40-50 साल की उम्र तक जाते जाते कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि हाँ जी अब तो वैचारिक परिपक्वता आ गई होगी। कहाँ समय मिला उस व्यक्ति को, फिर भी इतना कुछ अचीव करके गए। तो वो क्या था ऐसा भगत सिंह में कि आज भी हम उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। और क्या ये मुलाकात संभव है? बिल्कुल संभव है। देखिए, जो दिल्ली में केस हुआ था, सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका, उसके बाद अदालत में जो बयान दिया था, वो ऐतिहासिक बयान 6 जून को दिया गया था 1929 को। उसमें भगत सिंह खुद लिखते हैं कि आप व्यक्ति को मिटा सकते हैं, विचार को नहीं। और 3 मार्च 1931 को अपनी फांसी से 20 दिन पहले अपने छोटे भाई को पत्र लिखते हैं, कुलतार सिंह को। उसमें कुछ शेर लिखे थे उन्होंने। उनमें एक शेर था, भगत सिंह ने लिखा कि हवाओं में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी, रहे रहे ना रहे। यानी मेरे विचार सदैव हवाओं में बिजली बनकर चमकते रहेंगे। ये शरीर नश्वर है और जलने के बाद मुट्ठी भर खाक हो जाएगा, वो रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी भगत सिंह दोनों बातें कह गए, ये विश्वास दे गए
कि व्यक्ति को मिटाया जा सकता है, विचार को नहीं, और मेरे विचार जो मैं दे के जा रहा हूं वो शाश्वत हैं, वो बिजली बनकर आसमान में चमकते रहेंगे। तो भगत सिंह के विचारों के माध्यम से हम भगत सिंह से आज भी मिल सकते हैं, कल भी मिल सकते हैं, और सदियों सदियों ये देश मिलता रहेगा। ऐसा भगत सिंह आया कहां से, वो बना कैसे? आप उस परिवेश को देखिए। अच्छा, कई बार क्या होता है, हम महापुरुषों की जब बात करते हैं तो ऐसा मान लेते हैं कि वो तो कुछ अलग मिट्टी के बने थे, वो तो कुछ अलग ही थे। मेरे और आप सबों के जैसे 2 हाथ 2 पांव वाले थे भगत सिंह, ऐसी 2 आंखें थी, 2 कान थे। अलग अगर था तो वो चिंतन था अलग, सोच थी अलग, विचार था अलग, और वो अधिकार हम सबके पास है। ईश्वर ने वो हमको भी दे के भेजा है, वो बुद्धि दे के भेजी है कि हम भी अपने विचारों का किस तरह से इवोल्यूशन करते हैं, वो हमारे पास चॉइस है। भगत सिंह ने वो किया, और वो होने में किन चीजों ने मदद की होगी। अब वो परिवेश देखिए आप, भगत सिंह जहां जन्म लेते हैं, दादा सरदार अर्जुन सिंह जब महर्षि दयानंद के संपर्क में आते हैं, आर्य समाज को स्वीकार कर लेते हैं, और उनके बाद अपने तीनों पुत्रों को, किशन सिंह, अजीत सिंह, स्वर्ण सिंह, तीनों को इस देश की आजादी के काम में लगा देते हैं। भगत सिंह जब जन्म लेते हैं 28 सितंबर 1907 को, उनके पिता और दोनों चाचा जेल में थे। उनका जन्म होता है, उनकी जेल से रिहाई होती है, और ये बात सुनते भगत सिंह बड़े होते हैं कि ऐसे भागों वाले हैं कि जब ये जन्म हुआ तो तीनों इस देश की आजादी के लिए जेल में थे, और उनको मुक्ति मिली भगत सिंह के जन्म से। तो कहीं ना कहीं प्रेरणा बनती है कि मैंने मुक्ति तो इस देश को दिलानी है, पूरे को। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना उनके बाल्यकाल में ही घटती है। जैसे मैंने कहा कि दादा सरदार अर्जुन सिंह आर्य समाजी थे, तो भगत सिंह का उन्होंने वैदिक रीति से यज्ञोपवीत संस्कार किया था, और वो यज्ञोपवीत संस्कार जिस दिन हुआ, दादा सरदार अर्जुन सिंह ने उस पावन पवित्र यज्ञ कुंड के सामने, उस अग्नि के सामने भगत सिंह को अपनी बाहों में लेके ये संकल्प लिया कि मैं अपने पौत्र को भारत मां की सेवा हेतु आज समर्पित करता हूं। आज सोचिए हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए क्या कामना करते हैं, और जब हम घर में बैठते हैं हम अपने बच्चों से क्या बातें करते हैं। अगर हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो हम उनके मार्क्स पूछते हैं, मैथ्स में कितने, फिजिक्स में कितने, केमिस्ट्री में कितने, इंग्लिश में कितने। हम अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर देखना चाहते हैं, बड़ा अफसर देखना चाहते हैं। भगत सिंह के दादा यज्ञोपवीत संस्कार के समय ऐलान करते हैं कि मैं भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित करता हूं, और ये बात सुनते सुनते भगत सिंह बड़े होते हैं। फिर जैसा अभी अपने काव्य रचना में मेरे मित्र ने, मुझे माफ कीजिएगा मैं आपका नाम भूल गया हूं, एक बार बताएं तो ये उपकार होगा मेरे पे। बहुत अच्छा आपने पढ़ा था जी। दीप अमन नाम है सर इसका, दीप अमन। दीप अमन, बताओ बेटा, फिर बताओ। हाँ सर। दीप अमन। दीप जितना सुंदर नाम है आपका, थोड़ा सा नाम हमारा मिलता जुलता है, साजा है। तो दीप ने अभी जब पढ़ा भी, वो खेत में बंदूकें भगत सिंह बो रहे थे, वो कथानक दीप ने अपनी काव्य रचना में सुनाया भी हमें। तो कहां से वो बात पैदा होती है, वो संस्कारों से, वो परिवेश से, घर के माहौल से वो चीजें बनती हैं। और देखिए जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, गांव से प्राइमरी एजुकेशन लेने के बाद भगत सिंह अपने माता पिता के साथ लाहौर चले गए थे, और वहां डीएवी स्कूल में उनका एडमिशन हुआ। ये वो दौर था जब देश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था। तो वो बच्चा है, छठी में शायद पढ़ रहा था उस टाइम, 1921 की बात है, छठी सातवीं में वो पढ़ रहे थे। तो वहां से वो एक पत्र लिखते हैं अपने दादा के नाम, दादा गांव में है। 14 नवंबर 1921 का ये पत्र है, उर्दू में लिखा गया है। उस जमाने में उर्दू में ही लिखा पढ़ाई लिखी सब होता था पंजाब में,
बाकी जगह भी। और आपको मालूम है हम हिंदी लिखते हैं तो बाएं से दाएं लिखते चलते हैं, अंग्रेजी भी ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन उर्दू में दाएं से बाएं लिखते हैं। भगत सिंह की उम्र कितनी है? वो सितंबर 1907 में पैदा होते हैं और 1921 में नवंबर की यह घटना है, 14 साल के बालक हैं। इस पत्र में एक वाक्य वो दाएं से बाएं लिखने की बजाय उर्दू में ही बाएं से दाएं लिख देते हैं बीच में। अब जब बाएं से दाएं लिखा गया तो उसको पढ़ेगा कोई कैसे? और क्या लिखते हैं उस एक सेंटेंस में? भगत सिंह लिखते हैं कि आजकल रेलवे वाले हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद है अगले हफ्ते के बाद जल्द शुरू हो जाएगी। गांव में अपने दादा के पास यह खबर भगत सिंह भेज रहे हैं 14 साल की उम्र में। और इतना शऊर भी है, इतनी समझ भी है कि मेरे पत्रों को, चूंकि जिस खानदान से वो आते हैं उनके पिता चाचा सब, चूंकि और तब तक चाचा, छोटे चाचा स्वर्ण सिंह तो शहीद हो चुके थे, अजीत सिंह जलावतन थे, पिताजी पर रोज मुकदमे रहते थे, कि इनके पत्रों को अंग्रेज सरकार सेंसर किया करती थी तो वो भी ना समझ सकें क्या लिखा है, इसलिए एक सेंटेंस को लेफ्ट टू राइट लिख देते हैं उर्दू में ही। और दादा को पता है कि मेरा बेटा किस तरह लिख रहा होगा, तो वो उस पूरे खत को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों तरह से करके पढ़ते हैं और उनको पता चल जाता है कि हाँ हाँ ये भी बात चल रही है। देखिए वो जमाना कैसा था, आज की तरह ना तब टीवी था, ना इंटरनेट था, ना इंस्टाग्राम था, ना फेसबुक था, ना ट्विटर था। भगत सिंह को लाहौर शहर में जो जानकारी मिलती है वो अपने दादा के पास वो उसको पहुंचाते हैं। और उससे पहले 1919 13 अप्रैल को जब जलियांवाला बाग की घटना घटती है और भगत सिंह को पता चलता है कि इतना बड़ा नरसंहार जनसंहार हुआ है वहां पर, अगले दिन स्कूल जाते हैं, स्कूल ना जाकर लाहौर से वो अमृतसर आ जाते हैं और मार्शल लॉ लगा हुआ था अमृतसर में। आपको मालूम होगा कि लाशें तक नहीं उठाने दी गई थी उस रात, तो अगले दिन उठाई गई थी लाशें भी। वहां पर पहुंचते हैं और वहां से शहीदों के खून से भीगी मिट्टी को लेके आते हैं और फिर उसकी पूजा शुरू करते हैं। तो ये वो संस्कार बिल्डिंग प्रोसेस हो रहा था। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 1923 के आखिरी महीनों की बात है, अब वो 16 साल के हो गए थे। दीप ने इस विषय को भी छुआ अपने काव्य पाठ में, विवाह को लेकर। इनकी दादी जयकौर इनके विवाह को लेकर बहुत आग्रह रखती थी। इनके पिता पर दबाव था कि अब 16 साल का हो गया, इसकी शादी कर दो। एक रात भगत सिंह अपने पिता के नाम एक पत्र लिखते हैं और घर छोड़ देते हैं। इनके पास भी वही सुनहरे सपने थे जैसा दीप ने अभी पढ़ा भी, लेकिन क्या लिखते हैं उस पत्र में भगत सिंह? भगत सिंह लिखते हैं, पूज्य पिताजी, मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आजादी हिंद के असूल के वास्ते वक्फ हो चुकी है। इसमें आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बायसे कशिश नहीं है। आपको याद होगा जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के समय ऐलान किया था कि मुझे खिदमत वतन के वास्ते वक्फ कर दिया गया है, लिहाजा मैं उस प्रतिज्ञा को पूरी करने जा रहा हूं। उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। तो 16 साल की उम्र में भगत सिंह के विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं। वो जीवन के वो जो दुनियावी ऐशो आराम थे उन सब को त्याग देते हैं और इस भारत माता की बेड़ियां काटने का संकल्प इतना दृढ़ है कि वो घर छोड़ देते हैं और कानपुर चले जाते हैं। वहां पर बलवंत के नाम से गणेश शंकर विद्यार्थी जी के अखबार प्रताप में काम करने लगते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ें, 1924 में उनके दो बड़े लेख आते हैं, आप पढ़िएगा। एक लेख मतवाला में छपता है, कलकत्ता से ये निकलती थी मैगजीन। इसमें उनका लेख निकलता है विश्व बंधुत्व
उन दिनों बात चल रही थी देश में यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, और हमारा तो इस देश, ये तो हजारों वर्षों से हम तो वसुधैव कुटुंबकम मानते आए हैं, तो इसमें कोई नया बात नहीं थी। लेकिन भगत सिंह क्रांतिकारी थे, और उस लेख में क्या लिखते हैं कि विश्व बंधुत्व हो, इससे सुंदर तो कोई बात नहीं होगी। अगर ऐसा हो तो युद्ध समाप्त हो जाएंगे, भूख गरीबी समाप्त हो जाएगी, मानव के हाथों मानव का शोषण समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह बात करेगा कौन? विश्व बंधुत्व की बात कहने का अधिकार स्वतंत्र जातियों को होता है। और फिर वो भारत के कुछ महापुरुषों के नाम लिखते हैं, उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो तुम विश्व बंधुत्व की बात करो, तो फिर महाराणा प्रताप की तरह जीवन पर्यंत ठोकरें खानी पड़ेंगी। फिर वीर सावरकर की बात करते हैं। अच्छा, यह भी एक बड़ी मजेदार बात है, हमारे देश में फिर राजनीति भी अपना काम करती है, वो चाहे इधर की हो चाहे उधर की हो। वीर सावरकर को लेके भी बहुत सारी बातें होती हैं, मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आज का विषय नहीं है। लेकिन उस लेख को, भगत सिंह के लेख को आप पढ़िएगा, वहां पर भगत सिंह वीर सावरकर को लेकर लिखते हैं कि विश्व प्रेमी है वीर सावरकर, लेकिन उसे भी हम अराजकतावादी बताते हुए लज्जा महसूस नहीं करते, ऐसा भगत सिंह लिखते हैं। फिर गांधी जी के लिए लिखते हैं कि विश्व प्रेमी है, वहां वो नाम गांधी जी नहीं लिखते, वो कहते हैं वो सूखा, वो सूकड़ा सा, वो है विश्व प्रेमी, जिसको जब सजा दी गई कोर्ट ने, तो वो कहता है कि इससे कम सजा की मैं अपेक्षा ही नहीं कर सकता था। वो गांधी हैं विश्व प्रेमी। पूज्य तिलक हैं विश्व प्रेमी। और फिर लिखते हैं रामचंद्र हैं विश्व प्रेमी, जो बाली और रावण को मारने के बाद भी भिलनी के हाथ के, शबरी के हाथ के झूठे बेर खा लेते हैं। और फिर कहते हैं कि विश्व प्रेमी है कृष्ण, जो इस विश्व से अन्याय को नष्ट करते हैं, लेकिन सुदामा के कच्चे चावल भी खाते हैं। ये लेख 1924 में भगत सिंह लिखते हैं। और फिर कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि कामागाटा मारू जैसी घटनाएं तुम्हारे साथ ना हो, यदि तुम चाहते हो कि जलियांवाला बाग जैसे कांड ना हो, यदि तुम चाहते हो कि वीरांगनाओं का अपमान ना हो, तो उठ खड़े हो, काला पानी की ठोकरें खाने के लिए तैयार हो जाओ, फांसी चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। तब हम आजाद होंगे, स्वतंत्र होंगे, और तब हम कहेंगे कि विश्व बंधुत्व होना चाहिए, और तब विश्व हमें सुनेगा। 1924 में भगत सिंह लिखे हैं ये। उसी साल एक और लेख भगत सिंह का आता है, पंजाब में भाषा व लिपि की समस्या। इस पर उन्होंने एक निबंध लिखा है भगत सिंह ने। और आज मैं आपको बधाई देता हूं इस कार्यक्रम के लिए। हिंदी विभाग ने कार्यक्रम किया। हिंदी के लिए वर्ष 1924 में भगत सिंह झंडा उठाते हैं। आप में से जिन लोगों को ये मालूम है, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं पता, आज इस बात को लेके आपको गर्व की अनुभूति होगी, और आगे आप भी इस बात को अभिमान के साथ कह सकेंगे कि भगत सिंह ने वर्ष 1924 में लिखे निबंध में लिखा कि इस देश की एकता के लिए इस देश की एक भाषा होनी चाहिए, एक लिपि होनी चाहिए, और वो हिंदी हो। भगत सिंह कहते हैं कि ऐसा क्या कि एक पंजाबी और एक मद्रासी दोनों साथ साथ बैठे हों और एक दूसरे का केवल मुंह ताकते रहें, वो अपने विचार नहीं जान सकें, एक दूसरे के विचार नहीं जान सकें, भाव नहीं समझ सकें। ऐसा क्यों? और ये किसी विदेशी अंग्रेजी भाषा में नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी हिंदी में होना चाहिए। ऐसा भगत सिंह ने 1924 में लिखा। आप वो निबंध पढ़िए, उपलब्ध है। तो ये हिंदी के लिए भगत सिंह 1924 में लिखते हैं।
तो ये उनके विचारों का इस तरह से समय के साथ साथ उदय हो रहा है, परिष्कृत हो रहे हैं विचार उनके। थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपको ध्यान है कि उन्होंने एक क्रांतिकारी दल बनाया, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसके बाद लाहौर में जब सैंडर्स का वध किया गया, क्योंकि उससे पहले लाला लाजपत राय के ऊपर अंग्रेज़ों ने लाठियां बरसाई थी जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स वध किया था। मैं उस कहानी के विस्तार में उसमें नहीं जाऊंगा, समय की मर्यादा है। और उसके बाद 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली सेंट्रल असेंबली में 2 अंग्रेज जो कानून लेके आ रहे थे, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, उनके विरोध में बम फेंके गए। हालांकि वो बम भी किसी को मारने के लिए नहीं थे, उनमें कोई सॉलिड प्रोजेक्टाइल्स नहीं थे, और वो स्वीकार किया गया कोर्ट में। अंग्रेज़ों के ही अपने जो गवाह थे, जो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ एक्सप्लोसिव्स थे डॉक्टर रॉबसन, मुकदमे के कागजात आप अगर देखेंगे नेशनल आर्काइव्स में अवेलेबल हैं, तो कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान डॉक्टर रॉबसन ने इस बात को एडमिट किया था कि कोई केमिकल, कोई सॉलिड प्रोजेक्टाइल्स उन बमों में नहीं मिले थे जो उन दिनों अक्सर पाए जाया करते थे, और उल्टा कैल्शियम कार्बोनेट मिला था उन बमों में, जो बम की मारक क्षमता को कम करने के लिए होता है। ऑब्जेक्टिव भगत सिंह का किसी की जान लेना नहीं था। वो फेंके भी ऐसी जगह गए थे, खाली सीटों के पास, एक गैलरी में गिरा था और दूसरा खाली सीट पे गिरा था, पर उस विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। मजेदार बात यह है कि वो भगत सिंह, उनके व्यक्तित्व के एक पहलू को जब आप देखते हैं तो वो बिल्कुल आपके जैसा और मेरे जैसा दिखते हैं। ऐसी शरारतें करते हैं जैसी उस उम्र में हम आप सब करते हैं। कई सारे संस्मरण मिलते हैं, जैसे एक साथी हैं भगवान दास माहौर, क्रांतिकारी हैं, उनको भी आजीवन कारावास हुआ था। भगवान दास माहौर एक घटना का जिक्र करते हैं। भगवान दास माहौर कहते हैं कि अच्छा, भगत सिंह लंबे चौड़े और बहुत खूबसूरत नौजवान थे। भगवान दास माहौर वो जो शक्ल सूरत की यदि बात करें तो बहुत साधारण थे। तो भगवान दास माहौर कहते हैं, घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं कि लाहौर में बैठे हैं और भगत सिंह आग्रह करते हैं कि भाई गीत सुनाओ। भगवान दास माहौर अच्छा गाते थे, गला बहुत अच्छा था उनका। अब मूड नहीं था सुनाने का, तो जब वो नहीं सुना पा रहे थे तो भगत सिंह ने उनको फिर कुछ चिढ़ाया कि भाई इतना बड़ा गवैया भी नहीं है, इतने नखरे कर रहा है। तो बातों बातों में दोनों की कहा सुनी हुई और भगवान दास माहौर ने भगत सिंह को एक मुक्का मार दिया। अब भगत सिंह तो बड़े तगड़े थे, भगत सिंह ने भगवान दास माहौर की अच्छी खासी पिटाई कर दी। बाकी साथी लोग बैठे थे, बहुत सारे थे, बीच बचाव किया, उन्होंने छुड़वाया। बात आई कि भाई ठीक है, अब कौन किससे माफी मांगे। तो भगत सिंह ने पिटाई की है तो भगत सिंह माफी मांगे। भगत सिंह कहते हैं कि देखिए हमारे क्रांतिकारी दल का सिद्धांत क्या है, आक्रमण किया किसने है, मैंने तो सेल्फ डिफेंस में किया। और यह बात भगवान दास माहौर खुद लिखते हैं, यश की धरोहर उनकी पुस्तक है, उसमें इस पूरी घटना का विवरण वो देते हैं। कहते हैं कि भगत सिंह कहते हैं कि भाई मैंने तो आक्रमण किया नहीं, आक्रमण तो भगवान दास ने किया है, मैं तो आत्मरक्षा कर रहा था, तो माफी तो इसको मांगनी चाहिए। सब मान जाते हैं कि ये बात तो सही है, माफी भगवान दास मांगे। उसकी पिटाई भी हुई है, जबकि भगवान दास माफी मांगते हैं तो भगत सिंह कहते हैं अच्छा, समझौते की शर्तें मैं निश्चित करूंगा, चूंकि आक्रमण मुझ पर हुआ है, वो भी बात मान ली जाती है। तो समझौते की शर्त होती है, भगत सिंह कहते हैं कि भगवान दास गीत सुनाएगा। अब ऐसी हालत में कैसे गीत कोई सुनाएगा, लेकिन भगवान दास तैयार हो जाते हैं। बाकी सारे लोग एक गोल चक्कर बना के बैठ जाते हैं, सामने सेमी सर्कल में बैठ जाते हैं
और भगवान दास गाना शुरू करते हैं, लेकिन भगत सिंह सामने बैठने की जगह बीच में लेट जाते हैं और वो भी पीठ करके लेट जाते हैं भगवान दास की तरफ। अब बहुत बुरा लगता है भगवान दास को कि पहले चिढ़ा रखा है, पिटाई कर रखी है, फिर कह रहे हैं कि नहीं गीत सुनाइए आप, और फिर गीत सुनाने लगते हैं तो ऐसे पीट करके लेट जाते हैं। भगवान दास कहते हैं कि देखिए कोई तरीका है, ये तहजीब है, ये ऐसे गीत सुनाए जाते हैं, ऐसे गीत सुने जाते हैं। तो भगत सिंह कहते हैं देखो समझौते की शर्त थी कि तुम गीत सुनाओगे मैं सुनूंगा, तुम्हारी सूरत भी देखनी पड़ेगी, ये समझौते की शर्तों में शामिल नहीं था। सब हंसने लगते हैं और फिर गीत भी सुनाते हैं, वो सुनते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही मजाक जैसे हम आप करते हैं, भगत सिंह ऐसे ही क्या करते थे। एक और साथी थे इनके, राजा राम शास्त्री, वहां पर लाहौर में द्वारकादास लाइब्रेरी लाला लाजपत राय ने सेटअप की थी, उसके लाइब्रेरियन थे। राजा राम शास्त्री भी कई घटनाओं का जिक्र करते हैं। इनके पास तो ये तो फक्कड़ थे, इनके पास पैसे होते नहीं थे जेब में, भूखे रहते थे बेचारे। राजा राम शास्त्री अकेले थे और वो किसी पास में होटल में ढाबे में खाना खाते थे। भगत सिंह सुखदेव ये इनको मालूम हो गया कि राजा राम इतने बजे फला ढाबा में खाना खाने जाते हैं, ये उसी टाइम जाने लग गए वहां पे। इनके पास पैसे होते नहीं थे और फिर राजा राम भाई कैसे हो, और फिर साथ बैठ जाते, और बिना उसके शिष्टाचार के ना राजा राम ने पूछना है कि खाना खाओगे क्या, और ये उसकी थाली से लेके रोटियां खाने लगते थे। राजा राम लिखते हैं कि कई बार मैंने टोका भले आदमी कम से कम हाथ तो धो लो, और राजा राम लिखते हैं कि मैंने वो होटल भी बदल लिए मैंने, लेकिन ये मुझे ढूंढते रहते थे। तो बिल्कुल जैसी शरारतें हम करते हैं वैसी शरारतें भगत सिंह करते थे। लेकिन यही शरारतें करने वाला भगत सिंह एक पल ये शरारत कर रहा है, दूसरे पल एक गंभीर विचारक है, चिंतक है, और अध्ययन को लेकर आग्रह इतना है कि जितेंद्रनाथ सान्याल लिखते हैं कि आगरा के दिनों में जब सब भूख से मर रहे थे, भगत सिंह रोटी की चिंता नहीं बल्कि लाइब्रेरी कैसे सेटअप हो आगरा में, इस चिंता में दर दर जाकर भीख मांग रहे थे। जहां कहीं से भी उम्मीद होती कि यहां से एक किताब या एक किताब के पैसे मिल सकते हैं, वो लिया करते थे। और भगत सिंह ने उस हालात में आगरा में भी लाइब्रेरी सेटअप कर दी थी। साथ ही क्रांतिकारी जितेंद्रनाथ सान्याल लिखते हैं ऐसा। और वो दिन थे आगरा के उन दिनों कि इनके पास खाना बनाने के लिए बर्तन नहीं होते थे। एक मटके का टूटा हुआ नीचे का हिस्सा, उसमें दाल उबालते थे। और भगवान दास महावर कहते हैं कि हमको यह भी नहीं पता था दाल में हल्दी भी डलती है। हम तो दाल पानी नमक डाल के उबाल लेते थे और उसी को खा लेते थे। बर्तन भी नहीं है और खाने का पूरा दल वहां पे था। दो दो घर किराए पर ले रखे थे, इतने सारे लोग इकट्ठा थे आगरा में। और मैंने उस मुकदमे के जब डॉक्यूमेंट्स निकाले, वो जब मैं अध्ययन कर रहा था तो देख के हैरानी हुई। वहां दो दुकानों से ये उधार पर सामान खरीदा करते थे, एक राम स्वरूप था और एक अब्दुल जब्बार। मार्च 1929, एक महीने का अगर मैं बात करूं, मैंने डे टू डे किस दिन कितने रुपए, कितने आना, कितने पाई का किस दुकान से क्या क्या सामान खरीदा गया, तो वो खाने का सारा सामान, उसमें दाल भी है, आटा भी है, चावल भी है, हल्दी नमक मिर्च जो भी है, उसमें दूध भी है, दही भी है, मिट्टी का तेल भी है। पूरा खर्च एक पूरी पार्टी के चलाने का एक महीने का 28 रुपये 4 आना है। तो किस गरीबी में, किन कठिन हालात में ये लोग वो पार्टी चला रहे थे और वहां बमों का निर्माण कर रहे थे उन दिनों। तो वो भगत सिंह जो एक तरफ राजा राम से ऐसे रोटियां छीन के खाते हैं, वहां उस भूख के साथ भी समझौता करते हैं और लाइब्रेरी सेटअप करते हैं। तो ये अपने सिद्धांत के लिए, आदर्श के लिए भगत सिंह की ये सहन शक्ति थी। साथियों को, अच्छा यशपाल लिखते हैं, यशपाल कहते हैं सिंहावलोकन में
कि मैं तो इनके घर गया हूं, भगत सिंह के घर गया एक बार, और मैंने देखा इनकी माँ सब्जियों में कितना घी डाल के खिलाती थी। भगत सिंह कहते हैं कि माँ तुम इतना घी खिलाती हो कि सब्जियों का स्वाद भी बदल जाता है। और माँ कहती है कि तू कितना कमजोर हो गया है, खाया करो। तो वो भगत सिंह जिसके घर पर सब सुख सुविधा थी, सारे साधन थे, वो उन हालात में रहते हैं और अध्ययन निरंतर जारी रखते हैं। आप आगे देखेंगे अलग अलग विषयों पर क्या सोचते हैं भगत सिंह, क्या विचार हैं अलग अलग मुद्दों पर। इन्होंने एक और संगठन, छात्रों का एक संगठन खड़ा किया था, नौजवान भारत सभा। उसका मैनिफेस्टो आप पढ़िए, उस मैनिफेस्टो में ये सांप्रदायिक समस्या पर बात करते हैं और लिखते हैं, कहते पीपल की एक शाख टूट जाने से भगवान रुष्ट हो जाते हैं और कागज के बने ताजिए का वो बुत, उसका एक हिस्सा टूट जाए तो खुदा का कुफ्र नाजिल हो जाता है और फिर हिंदुओं का खून पिए बिना वो शांत नहीं होता है। हम कैसा विश्व बनाने जा रहे हैं, 1926 में लिखते हैं भगत सिंह। अछूत समस्या, इस पर भी आर्टिकल लिखते हैं। यानी आप समाज में देखेंगे जितनी विसंगतियां हैं, इन सब पर भगत सिंह प्रहार करते हैं। अछूत समस्या पर 1928 में विद्रोही के नाम से वो लिखते हैं। कीर्ति एक मैगजीन अमृतसर से निकलती थी, उसमें उनका लेख छपता है और भगत सिंह कहते हैं कि कुत्ता हमारे साथ हमारी रसोई में घूम सकता है, हमारी गोद में बैठ सकता है, लेकिन हमारे अपने ही भाई हमें छू लें तो हम अपवित्र हो जाते हैं। जब आप अपने ही भाइयों के साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो फिर वो क्यों नहीं उस धर्म में चले जाएंगे जहां उनको थोड़ा ज्यादा सम्मान मिलेगा। और फिर आप शिकायत करें कि देखिए जी, ये फला 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 धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। आपकी उस शिकायत का क्या मतलब रह जाता है जब आप अपने ही भाइयों को सम्मान नहीं दे सकते हैं। पढ़िए वो अछूत समस्या, उनका लेख, बहुत शानदार लेख लिखते हैं भगत सिंह। ऐसे ही एक बड़ी मजेदार बात होती है, मैं कुछ कुछ बिंदुओं पर बात करके इसको कंक्लूड करूंगा। कहानी तो बहुत लंबी है। शुरू में परिचय देते हुए जैसे डॉक्टर साहब ने कहा भी विस्तार से, अगर कोई बात इसमें आपको लगे ऐसी कि हाँ जानने लायक है तो राष्ट्रवंदना चैनल पर भगत सिंह के ऊपर तो 52 कड़ियों में वो क्रांति यात्रा उनकी कही गई है, तो आप वहां देख सकते हैं। जब इनके मुकदमे का फैसला आता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, तो उस फैसले से कुछ दिन पहले 30 सितंबर को 1930 में भगत सिंह के पिताजी स्पेशल ट्रिब्यूनल के आगे एक एप्लीकेशन लगाते हैं और उस एप्लीकेशन में सरदार किशन सिंह, जो गवाह अंग्रेजों ने खड़े किए गए थे, वो गवाह किस तरह से डॉक्टर्ड गवाह थे, बड़े ही कानूनन ढंग से उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। भगत सिंह को जब पता चलता है कि पिताजी ने ऐसा एक एप्लीकेशन लगाई है, भगत सिंह नाराज हो जाते हैं और अपने पिता को पत्र लिखते हैं और उस पत्र में कहते हैं कि यदि आपके जगह किसी और ने ये किया होता, मुझे पता है आप बहुत बड़े देश प्रेमी हैं, इस देश की आज़ादी के लिए आपने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन यदि आपकी जगह किसी और ने यह काम किया होता, मुझे बचाने के लिए ऐसी एप्लीकेशन दी होती, तो मैं उसको देशद्रोही कह देता। और कहते हैं कि मेरी जिंदगी इतनी कीमती नहीं है कि इसको आदर्शों की बलि दे के बचाया जाए। ये आदर्श हैं भगत सिंह के। और एक फांसी से कुछ टाइम पहले 2 फरवरी 1931 को, वैसे तो बहुत सारे लेख हैं भगत सिंह के, आप पढ़ें आनंद आएगा। और भगत सिंह को सही मायने में अगर जानना हम चाहते हैं ना, भगत सिंह से मिलना हम चाहते हैं ना, तो प्रदीप देसवाल भगत सिंह के बारे में क्या बताता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। भगत सिंह ने क्या लिखा, भगत सिंह क्या सोचते थे,
उनके उन लेखों को पढ़ें तो भगत सिंह से मिलना बहुत आसान होगा। 2 फरवरी 1931 के लेख में भगत सिंह लिखते हैं, युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम, अपनी फांसी से 1.5 महीना पहले, युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम, यह उनकी वसीयत हम कह सकते हैं। वो कहते हैं क्रांति का मतलब क्या है? खाली अंग्रेज चले जाने से सब हो जाएगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। वो लिखते हैं कि लॉर्ड रीडिंग चला जाए और उसकी जगह ठाकुर दास पुरुषोत्तम दास आ जाएं, क्या बदल जाएगा इससे? या लॉर्ड इरविन चला जाए और तेज बहादुर सप्रू आ जाएं, क्या बदल जाएगा उससे? क्या इतना बदलने से इस देश के किसानों के हालात बदल जाएंगे? क्या इस देश के मजदूरों के हालात बदल जाएंगे? हम उस समाज का सृजन करना चाहते हैं जिसमें मानव के हाथों मानव का शोषण असंभव हो जाए। 2 फरवरी 1931 को बड़ा लेख है, मैं विस्तार में नहीं जा पाऊंगा। एक मजेदार बात, 3 मार्च 1931 को परिवार से इनकी अंतिम भेंट होती है। 23 मार्च 1931 को फांसी हुई, ये 3 मार्च 1931 की मैं बात कह रहा हूं। परिवार मिलने गया, दादाजी हैं, माँ पिताजी भी हैं, चाचियां हैं, भाई हैं, छोटे भाई कुलबीर सिंह, कुलतार सिंह। उस दिन इन्होंने 2 पत्र लिखे, एक कुलबीर सिंह के नाम, एक कुलतार सिंह के नाम। कुलतार सिंह को जो पत्र लिखा, जिसके एक शेर का मैंने पहले भी जिक्र किया था, उसमें और भी 2-4 शेर उन्होंने लिखे। मैं एक शेर अगर और पढ़ूं तो भगत सिंह किस मिट्टी के बने थे, आदर्श विचार किस मिट्टी के थे, अंदाजा हो जाएगा हमको। वो कहते हैं, दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्यों गिला करें, सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें। कुलतार सिंह 11-12 साल के थे, उनकी आंखों में आंसू थे। तब ये पत्र लिखा था अपने छोटे भाई को कि मैंने तुम्हारी आंखों में आज आंसू देखे। तो फिर ढांढस अपने उस छोटे भाई को बंधाते हुए कहते हैं कि दहर से क्यों खफा रहें, क्यों आसमान से हमको नाराज होना, क्यों नाराज होना है, दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्यों गिला करें, क्यों शिकायत करनी है, सारा जहां अदू सही, सारी दुनिया भी हमारे विरुद्ध हो जाए, कोई बात नहीं है, आओ मुकाबला करें। ये लिखते हैं 3 मार्च 1931 को। और 22 मार्च 1931 को आखिरी संदेश वो देते हैं अपने साथी क्रांतिकारियों को। 23 मार्च को फांसी होती है, एक दिन पहले। जेल में जो दूसरे बंद साथी थे, उन्होंने एक पर्ची भिजवाई भगत सिंह के पास, और उस पर्ची पर लिखा था कि सच में क्या मृत्यु का अभी भी कोई भय नहीं है। तो भगत सिंह ने जवाब लिख के भिजवाया था। बार्बर था जेल का, बरकत वो पर्ची लेके आया था, बरकत के हाथों ही फिर उसका जवाब भिजवाया इन्होंने। उसमें भगत सिंह लिखते हैं कि जीने की इच्छा स्वाभाविक है, मुझ में भी होनी चाहिए, मुझ में भी है, लेकिन मैं कैद होकर या पाबंद होकर नहीं जीना चाहता। और दूसरी बात, वो कहते हैं कि आज मेरा नाम भारत के क्रांति का प्रतीक बन चुका है। अगर मैं हंसते हंसते फांसी चढ़ गया तो भारत की माताएं अपने बेटों के भगत सिंह होने की दुआ करेंगी, और मैं आजाद हो गया तो शायद क्रांति का यह प्रतीक मध्यम पड़ जाए। इसलिए अब तो यही है कि पूरी हिम्मत के साथ इनकलाब जिंदाबाद की आवाज के साथ फांसी चढ़ूं, और इनकलाब की आवाज इस जेल से जो निकले वो देश के कोने कोने में सुनाई दे। 22 मार्च 1931 को लिखते हैं।
23 मार्च को वो दिन आता है। हालांकि फांसी 24 मार्च को होनी थी, लेकिन 23 मार्च की शाम को दी गई। 23 मार्च को परिवार की अंतिम भेंट होनी थी। 11 बजे का समय दिया गया था परिवार को मिलने का। परिवार मिलने गया। मां थी, पिताजी थे, दादाजी थे और दोनों चाचियां, हरनाम कौर, हुक्म कौर, दोनों थे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि चाचा सरदार अजीत सिंह, वो तो देश निकाला हो गया था उनको तो 1909 में ही। तो वो चाची हरनाम कौर ना विधवा थी, उनका ये भी नहीं पता था कि चाचा अभी जिंदा भी हैं कि नहीं, उनको विधवा कहें सधवा कहें। और चाचा स्वर्ण सिंह तो शहीद हो ही चुके थे। तो उन दोनों चाचियों ने भगत सिंह का लालन पालन किया था अपने बेटे की तरह। वो दोनों चाचियां भी गई थी, भाई भी थे छोटे। जब पिता सरदार किशन सिंह जेल एडमिनिस्ट्रेशन के पास ऑफिस में गए तो अंदर से आंसर मिला कि सिर्फ माता पिता मिल सकते हैं और छोटे भाई मिल सकते हैं, चाचियों को मिलने की इजाजत नहीं है, दादा दादी को मिलने की इजाजत नहीं है। और जब पिताजी बाहर आकर ये बात बताते हैं कि सिर्फ मां, पिता और भाई मिल सकते हैं, तो आप कल्पना करके देखिए, भगत सिंह की मां निर्णय लेती है कि मैं अपने लाल से अंतिम बार नहीं मिलूंगी अगर उसकी चाचियों को मिलने की इजाजत नहीं है तो। कितना बड़ा फैसला रहा होगा। क्या उस मां के सीने पर कितने बड़े उस मां ने पत्थर रखे होंगे। और कैसा वो भारतीय परिवार था। जिस संस्कृति की हम बात करते हैं, यह आदर्श है उसका, कि जहां एक मां इसलिए मिलने से मना कर देती है कि ये दो भी उसी की मां हैं, अगर इनको मिलने का अधिकार नहीं है तो मैं भी नहीं मिलूंगी, और नहीं मिलती हैं। और साथियों, बात यहां समाप्त नहीं हो जाती। अंतिम मुलाकात के लिए उस दिन राजगुरु से अंतिम मुलाकात के लिए राजगुरु की मां पार्वती बाई और बहन गोदावरी वो पूना से आए थे। सुखदेव की मां रल्ली देवी वो भी सुखदेव से अंतिम भेंट के लिए आई थी। लेकिन जब उनको पता चलता है कि भगत सिंह का परिवार भगत सिंह से नहीं मिल रहा है, तो वे दोनों भी निर्णय लेती हैं कि हम भी अपने बेटे से नहीं मिलेंगे। और उस अंतिम दिन ना सुखदेव की मां से सुखदेव की भेंट हो सकी, ना राजगुरु की मां से भेंट हो सकी, और ना ही भगत सिंह की मां से भगत सिंह की भेंट हो सकी। 23 मार्च की शाम को फिर 7 बजे फांसी दे दी गई थी। और वहाँ की भी वो बात आती है, प्रमाणित है कि 7 बजे भी मैजिस्ट्रेट जब सामने खड़ा है तो भगत सिंह कहते हैं कि मिस्टर मैजिस्ट्रेट, यू आर वेरी फॉर्चुनेट टू सी हाउ इंडियन रिवोल्यूशनरीज embrace death for the supreme cause of their ideals। और हंसते हंसते, बल्कि वो जो काला नकाब पहना देते हैं वो भी भगत सिंह पहनने से इनकार कर देते हैं कि हमको इसका खौफ नहीं है। इस तरह से भगत सिंह 23 मार्च को राजगुरु और सुखदेव के साथ उनको फांसी होती है। अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप में से कोई साथी, कोई प्रश्न इस विषय पे आपके हों, आप कुछ जानना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। मुझे अच्छा लगेगा अगर आपकी तरफ से कुछ प्रश्न आएंगे, तो मुझे लगेगा मेरी बात सुनी है आपने, और प्रश्न ही नहीं आए तो मुझे लगेगा कि बात मेरी पहुंची नहीं फिर आप तक। नमस्कार सर, मैं प्रिंस कुमार, नमस्ते सेकंड ईयर में ड्यूटी का विद्यार्थी हूं जी। सर, इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मेरे मन में एक सवाल था जी। आज के समय में हाँ राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्र में हम भगत सिंह की प्रासंगिकता को कैसे दें? जी। तो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में तो मुझे जवाब मिल गया, प्रशासनिक क्षेत्र में मेरी जिज्ञासा।
हाँ, प्रशासनिक क्षेत्र में भगत सिंह की क्या प्रासंगिकता है आज ये जानना चाहते हैं? जी सर, जी सर। देखिए, भगत सिंह ने, आप उनकी जेल डायरी अगर पढ़ें, जेल के दौरान भगत सिंह ने बहुत सारा अध्ययन किया और 108 किताबों के नोट्स वहां पर मिलते हैं। तो प्रशासन को लेके कैसा वो प्रशासन चाहते थे, वहां से हमको आइडिया मिलता है। वो इकोनॉमिक्स के ऊपर अध्ययन कर रहे थे और पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था को, वो अमेरिकन अर्थव्यवस्था हो, चाहे रशियन अर्थव्यवस्था हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन अर्थव्यवस्था हो, बाकी देशों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे ताकि हम अपने देश की आर्थिक नीतियां कैसे बनाएं ये निश्चित किया जा सके। पर कैपिटा इनकम कितनी है किस देश की, उनके नोट्स में मिलता है। और कितने परसेंट लोग एग्रीकल्चर में हैं किस देश में, ये नोट्स उनकी जेल डायरी में मिलते हैं। तो एक चीज तो ये कि वो जो नीतियां बनाना चाहते, वो समाजवादी थे निसंदेह, लेकिन वो बहुत प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल अप्रोच रखते थे। वो चाहते थे कि मजदूर को, किसान को, हमारी जो नीतियां बने उनके हक में बने, लेकिन साइंटिफिक टेम्पर के धनी थे। इसलिए भगत सिंह ऐसा प्रशासन चाहते थे जिसमें मॉडर्न साइंस के लिए भी खूब जगह हो, जिसमें साहित्य के लिए भी खूब जगह हो, जिसमें आपकी आर्थिक नीतियां समाज उपयोगी हों। इनके ऊपर बड़े विस्तार से भगत सिंह लिखते हैं। मैं आपको, मेरा इस सुझाव होगा कि एक चीज तो आप उनकी जेल डायरी पढ़ें, और दूसरा एक और लेख उनका बड़ा महत्वपूर्ण लेख है। एक साथी क्रांतिकारी थे रामशरण दास। रामशरण दास ने एक खंड काव्य लिखा था, इंग्लिश का खंड काव्य था वो, ड्रीमलैंड। ड्रीमलैंड की भूमिका लिखने के लिए उन्होंने भगत सिंह के पास भेजा था और जेल में रहते हुए भगत सिंह ने उसकी वो भूमिका लिखी है। ड्रीमलैंड की भूमिका में भगत सिंह इस विषय को भी बहुत अच्छे से छूते हैं कि एक वैज्ञानिक की ड्यूटी क्या हो, उसके लिए वर्किंग कंडीशंस कैसी हों। तो मेरा आपको ये निवेदन रहेगा कि ड्रीमलैंड की भूमिका जो भगत सिंह ने लिखी है वो भी पढ़ें। एक और लेख उनका बड़ा फेमस लेख है, वाई आई एम एन एथेस्ट, तो उसको भी आप पढ़ें। वहां भी वो इस विषय पर बात करते हैं। और नटशेल में अगर मैं कहूं, दोहराऊं फिर से, तो वो यही कि वो एक ऐसा प्रशासन देश में देखना चाहते थे। लॉ एंड ऑर्डर की यदि बात करें, जेल्स की बात करें, तो वो कहते थे कि रिफॉर्मेटरी होना चाहिए, ये डेटरेंट और रेट्रीब्यूटरी नहीं, ये रिफॉर्मेटिव हो। तो जेल के किस तरह के सुधार हों, प्रशासन में अगर करप्शन की बात करें तो उससे कैसे छुटकारा मिले, इन सभी विषयों पर भगत सिंह उस कम उम्र में ना सिर्फ सोचते हैं, अध्ययन करते हैं, बल्कि लिखते हैं। सर, भगत सिंह के मार्क्सवाद और राष्ट्रवाद को सर मार्क्सवादी में ले जाना चाहते हैं और राष्ट्रवाद अपने खेल में जी। तो सर मैंने पढ़ा थोड़ा बहुत जो, लेकिन मैं थोड़ा सा कभी कभी सहमत होता हूँ, कभी सहमत। तो सर इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया सर। ये एक ऐसा विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और बल्कि मैं भूल गया था इस पर बात करना, आपने बहुत अच्छा किया ये याद दिलाया। देखिए, भगत सिंह चूंकि वो व्यक्तित्व इतने बड़े हैं, तो भगत सिंह को एप्रोप्रिएट भी हर कोई करना चाहता है। भगत सिंह बनना कोई नहीं चाहता, ये बात सही है, जैसे प्रोफेसर साहब ने शुरू में कहा भी था। अगर हम भगत सिंह के लेखों की बात करें, उनके कार्यों की बात करें, तो मैं विशेषज्ञ अपने आप को इसमें नहीं भी मानता हूं, पर फिर भी इतना तो कहूंगा कि देखिए 23 साल की उम्र, अभी तो विचार उनके पल्लवित हो रहे थे, और 10, 20, 30 साल भगत सिंह अगर जिंदा रहते तो बहुत कुछ शायद और भी उनके विचारों में चेंज आया होता। लेकिन अगर 23 साल की उम्र तक के भगत सिंह की भी हम बात करें तो आपको विविध रूप मिलते हैं। मार्क्सवाद से प्रभावित थे निस्संदेह, लेकिन वो किसी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य तो नहीं थे।
उन्होंने जिस दल का गठन किया, एक दल था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, कम्युनिस्ट वर्ड भी नहीं है वहां पर। दूसरी बात, भगत सिंह, अच्छा उन दिनों क्या था जी, रूस में जो क्रांति हुई थी उस क्रांति से, वो कम्युनिस्ट क्रांति थी, उस क्रांति से सारी दुनिया ही प्रभावित थी उस समय, कि एक ऐसा रिवॉल्यूशन आया है जिससे गरीबों का कल्याण हो रहा है, समाज में विविध जो डिस्पैरिटीज हैं वो खत्म हो रही हैं। तो उस जमाने में सभी का आकर्षण उधर हो रहा था। भगत सिंह उधर आकर्षित होते हैं तो उसमें कुछ, मैं ऐसी बात नहीं पाता हूं कि ये कोई बहुत अलग बात थी, वो स्वाभाविक सी बात थी। लेकिन इसके साथ यह भी सत्य है, जैसे मैंने शुरू में भी जिक्र किया था, कि वर्ष 1924 में जब वो विश्व बंधुत्व लिखते हैं तो वहां वो वीर सावरकर की प्रशंसा करते हैं। अब सावरकर तो कम्युनिस्ट नहीं थे, और उनकी जेल डायरी, मैं फिर से कोट करूंगा, जेल डायरी आप पढ़िए। भगत सिंह, वीर सावरकर की एक किताब है हिंदू पद पादशाही। हिंदू पद पादशाही के नोट्स आपको मिलते हैं, आप पढ़िए, जेल डायरी अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है। कोट करते हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो फिर सावरकर को फॉलो करते थे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगत सिंह इतने वृहद चिंतक थे, वो यहां से भी अच्छा मिलता है तो इसकी भी प्रशंसा करते हैं, वहां से अच्छा मिलता है उसकी भी प्रशंसा करते हैं। फिर आप देखिए, इनके जितने साथी हैं वो सारे आर्य समाजी हैं, परिवार इनका आर्य समाजी है। रावलपिंडी में ये अपने संगठन को खड़ा करते हैं। रावलपिंडी भगत सिंह जाते हैं, वहां रावलपिंडी में आर्य समाज है, आर्य समाज के सेक्रेटरी हैं वहां पर धर्मपाल, उनको साथ लेते हैं, उनसे मित्रता करते हैं और हंसराज वोहरा को वहां बैठाते हैं कि तुम यहां पर संगठन बनाओ, तो आर्य समाज की वहां मदद लेते हैं। 1929 के फरवरी के महीने में कलकत्ता में बम के लिए गन कॉटन तैयार करते हैं भगत सिंह, तो वहां आर्य समाज के मंदिर में, कार्नवालिस रोड पर आर्य समाज मंदिर है, वो मंदिर आज भी है, वहां पर गन कॉटन तैयार करते हैं। तो क्या कहेंगे भगत सिंह को? भगत सिंह ने यह नहीं कहा कि मैं कम्युनिस्ट हूं। यह बात सही है कि वो बहुत प्रभावित थे, बाकी बहुत सारे लाखों लाखों लोगों, पंडित जवाहरलाल नेहरू वो भी बहुत प्रभावित थे, नेताजी सुभाष भी प्रभावित थे। लेकिन नेताजी सुभाष लिखते हैं कि भारत में कम्युनिज्म तो एज इट इज नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, वो एक थोड़ा सा हटके, मैं उस लंबी चली जाएगी बात, उस पर नहीं जाना चाहूंगा। तो कहने का भाव यह है कि उस जमाने में, और नेताजी सुभाष तो रशिया जाने के लिए निकले थे 1941 में, जर्मनी के लिए तो निकले नहीं थे। तो उस जमाने के उस रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड, इंप्रेस्ड ज्यादातर लोग थे जो प्रोग्रेसिव सोच वाले थे। पर भगत सिंह स्वयं कम्युनिस्ट थे, भगत सिंह ने कहीं नहीं लिखा है। और उनकी जब एसोसिएशन हम देखते हैं तो जैसे मैंने कहा वो दोनों तरफ है। रादर एक और इसमें उदाहरण यहां मुझे याद आता है, भगत सिंह ने बहुत सारे शहीदों पर लेख लिखे हैं जी। उनमें से एक मदन लाल ढींगड़ा भी हैं। आपको ध्यान होगा 1909 में लंदन में कर्जन वाइली का वध उन्होंने किया था, फांसी हुई थी। तो मदन लाल ढींगड़ा पर जो लेख लिखते हैं वर्ष 1928 में भगत सिंह, उसमें भी वो वीर सावरकर और मदनलाल ढींगड़ा, उन दोनों के संबंधों की जब बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो वहां भी प्रशंसा करते हैं वो उन भावों की। पढ़े अगर आप उस लेख को पढ़ेंगे तो भगत सिंह, और कभी भगत, और जबकि मैं ये भी कह रहा हूं साथ साथ कि भगत सिंह तो अपने लेख में ये लिखते हैं कि पीपल की शाख टूटने से भगवान रुष्ट हो जाता है, और ताजिए के बुत का कागज का एक टुकड़ा फटने से अल्लाह को क्रोध आ जाता है। तो भगत सिंह जो इतने मुक्त विचार रखते हैं, वहां वो अच्छी बातें वहां से मिलती हैं तो उसकी भी प्रशंसा करते हैं, और अच्छी बातें वो अगर मार्क्सवाद से कोई चीज अच्छी मिलती है तो उसकी भी प्रशंसा करते हैं। मैं भगत सिंह को इस रूप में लेता हूं। सर मैं पीयूष कुमार जी। सर, मेरी एक जिज्ञासा भी है और आपके व्याख्यान का पृष्ठपोषण भी मैं
करना चाहता हूँ जी वो यह सर कि एक नरेटिव चलता है कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे, जी जी और अभी हाल ही में अशोक कुमार पांडे की किताब आई है उसने गांधी को क्यों मारा, 2020 में राजकमल प्रकाशन से। जी उस जी किताब की पृष्ठ संख्या 20 में वो लिखते हैं, जी और 20 क्या लगातार 4-5 पृष्ठों में ये बहस चलती है, और उन्होंने संदर्भ दिया जो सेवाग्राम में गांधी जी के जो उपदेश रहे हैं या जो उनकी नीतियां रही हैं उनको उन्होंने हवाला दिया है कई खंडों में, वो जो पुस्तकें आई हैं। जी जी तो उन्होंने बराबर लिखा कि गांधी जी प्रयासरत थे, उन्होंने जी। कहा कि जी। जो मृत्यु की सजा है इसे आप केवल फांसी की सजा को केवल कारावास के रूप में तब्दील कर दीजिए, हाँ हाँ या जो है आपको सुधरने का अवसर दीजिए। मतलब कुल मिलाकर सब मेरे कहने का मतलब यह है हाँ कि गांधी जी, इरविन से भी उन्होंने कहा, हाँ इरविन ने कहा कि अगर मैं फांसी रुकवा देता हूं तो पंजाब में सारे लोग जो है इस्तीफा लिए बैठे हैं, सारे अधिकारी जी जी इस्तीफा दे देंगे, वहां तो नरसंहार हो जाएगा। क्योंकि आपने बताया कि कितनी लोकप्रियता थी पंजाब में, तो द लेजेंड ऑफ भगत सिंह पिक्चर में हमने देखा कि कैसे जब वो उतरते हैं तो इंकलाब के नारे लगते हैं, तो कितनी लोकप्रियता है थी भगत सिंह की उस समय ही है। तो सर मेरे कहने का मतलब ये है कि उस समय चाहे गांधी हो, नेहरू हो, या जो बात अस्पृश्यता की बात थी उसको अम्बेडकर भी कह रहे थे, फूले तो पहले ही आए, गांधी भी कह रहे थे, कह रहे थे, किसी प्रकार का कोई फांक नहीं था, दो मत नहीं था, मतभेद। लेकिन कालांतर में ऐसा कौन सा जो है वर्सेस का पॉलिटिक्स चला, कौन सी वर्सेस की राजनीति चली कि जिसने गांधी बनाम नेहरू, गांधी बनाम भगत सिंह, गांधी बनाम फलाना, उत्तर बनाम दक्षिण, लेफ्ट बनाम राइट, अंग्रेजी बनाम हिंदी, तो ये कौन सा ऐसा नैरेटिव चला, कौन सी ऐसी पॉलिटिक्स की बयार चली कि जिसने जो वर्सेस की पॉलिटिक्स पैदा की, और हमारे जो मनीषी रहे हैं, हमारे जो चिंतक रहे हैं, उनको हम एकाग्रता के स्रोत में ना देख करके, एकाग्र के सूत्र में ना देख करके, पूरी भारतीयता के परिप्रेक्ष्य में ना देख करके उसे खंड विखंड के अक्षत विक्षत देखने के लिए विवश हुए हैं, और हमारे मनीषी जो है इस तरीके की राजनीति का शिकार हुए। सर मेरी जिज्ञासा है। धन्यवाद। पीयूष, बहुत अच्छा लगा आपके विचार जान के, और होना तो यही चाहिए था, लेकिन देखिए कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयाँ होती हैं जब हम बात डेमोक्रेसी की करते हैं, जनतंत्र की करते हैं, तो चूंकि वोट से सरकार बनती है और राजनीतिक दल कोई भी हो ये तो चाहेगा कि सरकार उसी की बने, और वो सरकार बनाने के लिए फिर जो रास्ते मिल सकते हैं, जिन रास्ते से सरकार बन सकती है उस रास्ते से वो जाने की कोशिश करते हैं। विडंबना ये है कि हम नागरिक के तौर पर हम अध्ययन कम करते हैं, हम पढ़ते कम हैं, तो फिर राजनेताओं को वो इधर के हों या उधर के हों, उनको अवसर मिलता है अपनी बात चलाने का, भावनाओं को उद्वेलित करने का वो मौका मिलता है, और वो मौका हम आप दे देते हैं उनको। देखिए गांधी जी और भगत सिंह, अगर इन दो की भी बात करें तो ये बड़ा आश्चर्य होगा बहुत लोगों को ये जान के कि भगत सिंह ने अपने एक आर्टिकल में यहां तक लिख दिया कि नॉन वायलेंस इज द इंडिस्पेंसेबल फॉर एनी सोसाइटी। ये बात हम कभी करते ही नहीं है। हमने भगत सिंह का क्या रूप जनता के सामने दिया कि भगत सिंह एक ऐसा बहादुर नौजवान है जिसके हाथ में पिस्तौल है, एक हाथ में पिस्तौल है, दूसरे हाथ में बम है, वो अंग्रेज अफसर हैं सैंडर्स, उसको मारते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं, वो असेंबली में जाके बम फेंक देते। ये बात ठीक है, ये एक्शन वो करते हैं, लेकिन भगत सिंह इससे बहुत आगे हैं, बहुत असली भगत सिंह तो कोई और है। वो भगत सिंह हम लेके ही नहीं जाते, और कोई नहीं प्रयास करता उस भगत सिंह को जनता तक लेके जाने का, क्योंकि उस भगत सिंह को जब जनता तक लेके जाएंगे तो वो भगत सिंह तो प्रश्न खड़े करता है ना, वो बात उस अछूत समस्या पे भी करेगा।
जब भगत सिंह के विचार आप लेके जाएंगे, वो सांप्रदायिकता पे भी बात करेगा, वो आपकी गवर्नेंस पे भी सवाल उठाएगा, वो किसान मजदूर की भी बात करेगा। इसलिए भगत सिंह के विचार की बात ना करके एक पिस्तौल वाला भगत सिंह और बम वाला भगत सिंह जनता को दे दिया सबने। अब जब भगत सिंह ये कहते हैं कि नॉन वायलेंस इज इंडिस्पेंसेबल फॉर एनी सोसाइटी, इससे बड़ी बात क्या होगी? तो हो सकता है कुछ सालों और भगत सिंह अगर जीवित रहते तो उनके विचारों को कुछ और हम विकसित होता देखते, कुछ और रूप में भी पाते। लेकिन अगर हम 23 साल की उम्र तक की बात करें, क्या होता वो हम नहीं जानते हैं। तो देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि वैचारिक रूप से गांधी जी और भगत सिंह देवर पोल्स अपार्ट, बहुत बहुत अलग थे दोनों एक दूसरे से। जहां तक बात है कि गांधी जी ने उनको बचाने का प्रयास किया नहीं किया, इसके ऊपर अपनी वो जो 52 वीडियोस की श्रृंखला मैंने जिसका जिक्र किया, उसका शायद भाग 49 है, 49 है, वो इसी विषय पर है। उसमें बहुत डिटेल से वो डॉक्यूमेंटेड वो कहानी बताई गई है कि कब कब क्या क्या प्रयास हुआ या नहीं हुआ, या हुआ प्रयास तो क्या वो सिंसियर था या नहीं था। मैं अब उस पर बात करूंगा तो वो समय पहले भी काफी हो गया है। मेरा आपसे आग्रह यह है कि वो पार्ट 49 देखना। हां, एक बात और है, जवाहरलाल नेहरू फॉर एग्जाम्पल, जवाहरलाल नेहरू जेल में भी जाके भगत सिंह से मिलते हैं, और जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू वो तो अदालत में जाके कटघरे में बैठते हैं आधा घंटा इनके साथ, और बड़ी मजेदार बातचीत होती है दोनों के बीच में। जितेंद्र नाथ सान्याल जब 1931 में ही भगत सिंह की बायोग्राफी छापते हैं, उस बायोग्राफी में जितेंद्र नाथ सान्याल, आप पढ़िए उस बायोग्राफी को अगर आपको किताब मिल जाए। जितेंद्र नाथ सान्याल लिखते हैं कि जब जवाहरलाल नेहरू आए, और वो मुकदमे के दस्तावेज जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसमें भी है कि वो किस दिन वहां पर जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और आधा घंटा इन्हीं आरोपियों के बीच में आधा घंटा इनसे बैठ के बात करते हैं। क्या बात हुई थी भगत सिंह से, इसके बारे में 1931 को जब वो फर्स्ट बायोग्राफी भगत सिंह की छापते हैं जितेंद्र नाथ सान्याल, जो उस कटघरे में साथ थे उस टाइम, जितेंद्र नाथ सान्याल कहते हैं कि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई वो बताना इस समय उपयुक्त नहीं होगा। 1931 में उस चीज को वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन उसी किताब का अगला संस्करण 1983 में आता है, जितेंद्र नाथ सान्याल अभी तक जीवित हैं, तब उसको वो खुलासा करते हैं। और जितेंद्र नाथ सान्याल लिखते हैं अपने दूसरे संस्करण में उस किताब में कि भगत सिंह ने पंडित मोतीलाल नेहरू से कहा कि देखिए, जो एक्शन हम कर रहे हैं, इन एक्शन से अंग्रेजों पर जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, इस प्रेशर को आप यूज कीजिए अंग्रेजों के साथ नेगोशिएट करने के लिए। आपको ध्यान होगा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है भगत सिंह की फांसी से 18 दिन पहले। तो उन दिनों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था कि कल कोई ना कोई समझौता होगा, तो कैसे बार्गेन करें। भगत सिंह पंडित मोतीलाल नेहरू को रास्ता दिखा रहे हैं कि हम प्रेशर बिल्डअप करेंगे, एक्शन हमने किए हैं और कुछ एक्शन और होने वाले हैं। जो साथी बाहर हैं, पंडित चंद्रशेखर आजाद बाहर थे और साथी बाहर थे कि और एक्शन होने वाले हैं। तो यहां से जो प्रेशर बिल्डअप होगा उसको आप इस्तेमाल करिए अंग्रेजों के साथ नेगोशिएट करने के लिए। और आपको ध्यान हो, एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट भी आया था पंडित मोतीलाल नेहरू का, जिसके ऊपर लंदन में भी बहुत एतराज हुआ था। पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा था प्रेस स्टेटमेंट में कि नाउ द ब्रिटिश हैव टू डिसाइड हु दे वांट टू नेगोशिएट विद, बलराज और गांधी। नाउ हु द बलराज वाज। जब 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सैंडर्स का वध किया, उसके बाद जो पर्चे चिपका दिए गए थे लाहौर की दीवारों पर, उनमें नीचे सिग्नेचर थे बलराज के नाम से, बलराज कमांडर इन चीफ। ऐसे ही 8 अप्रैल 1929 को जब बम फेंके गए सेंट्रल असेंबली में
और वहां जो पर्चे फेंके गए थे उसमें भी नीचे सिग्नेचर थे बलराज, कमांडर इन चीफ। अब बलराज किसी व्यक्ति का असल नाम नहीं था, तो वो ये कह लीजिए बलराज आप भगत सिंह कह लीजिए, बलराज आप चंद्रशेखर आजाद कह लीजिए, या बलराज आप उस संगठन को कह लीजिए। तो बलराज कोई है जो बम फेंकता है, बलराज कोई है जो सैंडर्स का वध करता है। जब देश भर में और दुनिया भर में अखबारों में ये सुर्खियां बनती हैं, तब पंडित मोतीलाल नेहरू की स्टेटमेंट आती है कि नाउ द ब्रिटिश हैव टू डिसाइड हु दे वांट टू नेगोशिएट विद, ईदर बलराज और गांधी। उद्देश्य यही था कि देखिए, अगर आप बलराज की बात, अगर आप गांधी जी की बात नहीं सुनेंगे तो देश से गांधी जी के लिए जो देश में विश्वास है वो उठ जाएगा। जब देश की जनता को गांधी जी पर विश्वास नहीं रहेगा कि गांधी जी हमारे लिए आजादी नहीं ला सकते हैं, अगर लोगों को ऐसा लगने लगेगा तो फिर ये कहां जाएगी जनता? ये फिर बलराज के साथ चली जाएगी। इसलिए आप गांधी के साथ बैठिए और सेटलमेंट कीजिए। ये मशवरा भगत सिंह अदालत में कटघरे में बैठ के कानों में बात करते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू को दे रहे हैं। तो वो अगर हम विस्तार से अध्ययन करें उस पीरियड को, तो बहुत सारे मिथक जो चलते हैं वो टूटेंगे और बहुत सारी नई जानकारियां भी मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय काफी हो चुका, लगभग 2 घंटे का कार्यक्रम रहा। भगत सिंह के विस्तृत जानकारी एक किशोर वय और एक क्रांतिकारी, साथ में एक सहज, एक सामान्य, एक चिंतक, एक ऊर्जावान, विभिन्न पक्षों पे भगत सिंह के बारे में इतना विस्तृत अध्ययन सर आपने किया और उसके इतनी सहजता से, सरलता से बात जो है आदरणीय प्रदीप देशवाल जी ने रखा, जिससे कि एक ग्रेजुएशन के विद्यार्थी से लेकर अगर यहाँ पे, खैर तो पीजी और हमारे यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, अगर ये प्राइमरी के भी विद्यार्थी बैठे रहते तो भी बहुत कुछ सीख जाते, इतने सहज अंदाज में जो कि हम लोग को सामने जो है प्रस्तुत किए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इस चिंतन और इस चिंतन में जो से हम लोग लाभ प्राप्त किए। हम प्रदीप देशवाल सर को जो है बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हमारे विद्यार्थियों को और हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, ये अवसर मुझे दिया, मुझे आप लोगों से बात करने का मौका मिला, मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर असाल सिंह सर, जो इस तरह के कार्यक्रम सदैव आयोजित करते रहे हैं और हम लोग और भी कार्यक्रम इसी तरह करते रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे जितने साथी शशांक सर, रत्नेश जी, अरविंद जी और हमारे सारे शोधार्थी विद्यार्थी जितने हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है साथ में हमेशा मिलकर आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को और एक अच्छा कार्यक्रम संपन्न हो पाता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर के सम्मान में एक बार हम लोग खड़े होकर ताली बजाएंगे और सच्ची जो है कि धन्यवाद तो हम लोग ये बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।